गरीब की किस्मत। रामपुर नाम के गांव में लीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके साथ उसका 16 साल का पोता राम भी था। राम के माता पिता का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। तब से लीला ही राम का ध्यान रखती थी। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, जिसकी वजह से राम का परिवार अपने गांव का सबसे गरीब परिवार था। दादी, मैं कहीं काम ढूंढने जा रहा हूँ। बेटा, तू अपनी पढ़ाई छोड़कर काम के चक्कर में क्यों पड़ रहा है? मैं हूं ना, मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। दादी, इतने समय से आप यही सब कर रही हो। अब इस उम्र में आप कब तक काम करोगी? मैंने सोच लिया है, अब से मैं काम करूंगा और आप घर पर आराम करोगी। राम ने गांव के ही सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और अब वो गांव में ही मजदूरी मांगने चला जाता है और उसी गांव में ही मजदूरी का उसे काम भी मिल जाता है। अब हर रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे वो कमा लेता था। जितने रुपए की आमदनी होती थी, उससे दोनों का जीवन किसी भी तरह से चल ही रहा था। एक सुबह, राम बेटा, बरसात का मौसम आने वाला है और घर की छत भी टूट गई है, तो कुछ पैसों से घर की मरम्मत करवा ले बेटा। ठीक है दादी, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन राम के पास कोई पैसे नहीं थे। राम मन ही मन सोचता है, क्यों ना कुछ पैसे चाचा जी से उधार मांग लूं, कुछ समय बाद लौटा दूंगा। राम अपने चाचा उदय सिंह के घर जाता है। उदय सिंह की पत्नी राम को देखती है। आ गया चाचा का भतीजा कुछ मांगने। जब देखो यहाँ मुंह उठाकर चला आता है। जरूर उस बुढ़िया ने इसे भेजा होगा। नमस्ते चाची जी। चाचा जी कहाँ हैं? उनसे कुछ काम था। तुम्हारे चाचा जी ना अभी आराम कर रहे हैं। मुझे बोलो क्या काम है? चाची जी, वो मुझे कुछ पैसे उधारी पर चाहिए थे। बरसात आने वाली है, घर की मरम्मत करवानी थी। देखो राम, तुम्हारे चाचा ने ना तुम्हारे घर की छत का ठीक करवाने का जिम्मा नहीं ले रखा, जो तुम मुंह उठाकर यहाँ चले आते हो। हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। जाओ यहाँ से और अपना काम करो। भगवान ने सही सलामत हाथ पैर दिए हैं ना, फिर भी मुंह उठाकर मांगने चले आते हो। राम बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। हे भगवान, क्या करूं? बरसात आने वाली है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे घर की मरम्मत करवा सकूं। क्यों ना मैं खुद ही घर की मरम्मत कर दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। अगली सुबह राम सुबह सुबह उठता है और खुद ही घर की मरम्मत करने लगता है। अरे बेटा, ये तो छत पर क्या कर रहा है? दादी, आप चिंता मत करो, इतना काम तो मैं खुद ही कर लूंगा। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से करना। इतना कहकर लीला नदी से पानी लेने चली जाती है। लीला की गरीबी की वजह से सारे गांव वाले उन दोनों की कोई इज्जत नहीं करते थे। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उसी नदी से लीला या उसका पोता राम पानी लेने जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। अरे अरे, वो देखो, बुढ़िया फिर से आ गई पानी लेने। हे भगवान, अभी अपने हाथों से ना सारा पानी गंदा कर देगी। लीला जैसे ही उनके पास पहुंचती है, अरे ओ बुढ़िया, गलती से भी अपने मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। हमें पहले अपना मटका भरने दो, फिर हमें यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझी? लीला चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ नहीं कहती। सारी औरतों के चले जाने के बाद लीला उदास मन से मटके में पानी भरती है और वो घर जाती है। वो बहुत उदास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। राम अपनी दादी को देखता है। हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। राम अपनी दादी की बातें सुनता है। दादी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए। देखना, एक दिन यही गांव वाले ना हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। जानता हूँ आज मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। राम मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। उस दिन शाम तक राम घर की छत ठीक कर लेता है। कुछ दिन के बाद बारिश का मौसम होने के कारण एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। राम का घर कच्चा होने के कारण राम बहुत डरने लगा।
कि तूफान के साथ घर की छत न उड़ जाए। बहुत जोरों के तूफान के साथ साथ बारिश हो रही है बेटा। तुमने छत सही से ठीक कर दी थी ना? हाँ दादी, लेकिन बारिश और आंधी बहुत तेज है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, मैं जरूरी सामान एक बोरे में भरकर बांध लेती हूँ। चल, हम उदय के घर चलते हैं। हाँ हाँ दादी, आप सही बोल रही है, चलो जल्दी जल्दी। मैं ना जरूरत के सामान को एक बोरे में भर लेता हूँ, फिर हम चाचा के यहाँ चलेंगे। लीला और राम कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने चाचा के घर जाने लगते हैं। लीला के छोटे बेटे का पक्का मकान था। चाचा जी, चाची जी, दरवाजा खोलो। हे भगवान, फिर आ गई ये दोनों मनहूस। उदय सिंह दरवाजा खोलता है। अरे क्या हुआ, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? बेटा, तुम्हें घर का हाल तो पता ही है ना। सारा सामान बारिश में न भीग जाए, इसलिए हम कुछ जरूरी सामान लेकर यहाँ आए हैं। क्या सामान? नहीं नहीं, मेरे घर पर नहीं, सीमा गुस्सा होगी। और तुम लोग देखो कैसे भीगे हुए हो, ऐसे अंदर आओगे तो सारा घर गंदा हो जाएगा। तुम दोनों जाओ यहाँ से, तुम दोनों अपने घर में ही रहो। अरे बेटा, सुन तो सही। उदय गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। लीला और राम दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। वो दोनों पूरी रात भर नहीं सोते। सुबह हुई तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात के मौसम में राम को एक भी जगह काम नहीं मिल पा रहा था और कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन बारिश का समय था और गांव में एक अमीर व्यापारी किसी काम से अपनी गाड़ी से रामपुर आया। अचानक मौसम खराब हुआ और बारिश बहुत जोर जोर से होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। साथ ही साथ बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी वहां से गांव के दो आदमी गुजर रहे थे। अरे भाइयों भाइयों, सुनो सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे प्लीज? नहीं नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है, इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज लगाकर बुला रहा था। भाइयों, मेरी मदद करो। अरे कोई तो है जो मेरी मदद करे। मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, प्लीज इसे निकालने में कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन सभी गांव वाले उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी राम काम की तलाश से निराश होकर उसी रास्ते से अपने घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए लोगों को आवाज लगा रहा था। गाड़ी को देखकर राम भी उसके पास आता है। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सभी लोगों को मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से ये भारी बारिश ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर रखा है। अच्छा सुनो, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करो। साहब, इसके पहिए कीचड़ के अंदर तक धंस गए हैं, मैं पीछे से धक्का देता हूँ, आप गाड़ी को निकालने की कोशिश कीजिए। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। राम गाड़ी को देख रहा था कि तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी से व्यापारी उतरकर राम के पास आता है। आप कौन हो साहब? मैंने आपको कभी पहले इस गांव में नहीं देखा। मेरा नाम मोहन दास है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। इस गांव में कुछ काम था, इसलिए यहाँ आया था। खैर, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत मेहनती हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम राम है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं पिछले 1 घंटे से यहीं फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राम। जी, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ, अब बारिश भी रुक चुकी है। रुको राम, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ? मेरे जूते और कपड़े भी खराब हो गए हैं। साहब, मुझ जैसे गरीब के घर आकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ है,
पुराना टूटा फूटा घर है मेरा, आप वहां पे क्या ही करेंगे साहब। लगता है तुम मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको चलना है तो ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वो अमीर आदमी राम को अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठा लेता है। राम पीछे बैठकर उस आदमी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर के बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। दादी, दादी, कहाँ हो आप? देखो, हमारे घर साहब आए हैं। हाँ हाँ बेटा, बैठो, मैं कुछ लाती हूँ। अमीर आदमी राम का घर देखकर बहुत हैरान था। तुम कहाँ तक पढ़े हो राम, और क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन कब से काम की तलाश में हूँ। कोई काम ही नहीं देता, बस इधर उधर से घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वो भी बंद है। तभी लीला एक कप चाय लेकर आती है। ये लो बेटा, हमारे घर की चाय पियो। माफ करना, साथ में कुछ खाने के लिए नहीं है। अरे कोई बात नहीं अम्मा जी, इस मौसम में चाय ही बहुत है। और वो आदमी चाय पीता है। राम, अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में आप मुझे काम दे सकते हैं? शहर में मेरा बहुत काम है और मुझे ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो मेहनती और ईमानदार हों। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम में ये दोनों ही गुण हैं। साहब, कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब तुम दोनों को कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। मैं कल ही शहर जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपना पुराना घर दे दूंगा। ये सुनकर राम और उसकी दादी बहुत खुश हो गए। राम ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को पूरे गांव में बताया, पर गांव वालों को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अगले दिन वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी से राम के घर आता है। राम, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। राम और उसकी दादी लीला पूरा सामान लेकर उस व्यापारी की गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था। यहाँ तक कि राम के चाचा भी उन्हें देख रहे थे और गाड़ी चल पड़ती है। वो आदमी राम और उसकी दादी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया गया। राम सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वो व्यापारी के साथ काम करने लगा। अब राम भी अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके राम ने शहर में अपना घर ले लिया। उसके घर को देखने के लिए उसके गांव वाले शहर आने लगे थे। जिस चाचा ने राम और अपनी माँ को एक रात भी अपने घर रुकने नहीं दिया, अब वही राम को बेटा बेटा कहते हुए नहीं थकता था। राम ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिया था। दोपहर का समय था और मोहन आराम कर रहा था। मोहन, अरे ओ मोहन, घर पर है क्या? 16 साल की नंदिनी आंगन में बैठकर स्कूल का काम कर रही थी। काका, पिताजी आराम कर रहे हैं। उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। आप रुकिए, मैं अभी उनको बुलाकर लाती हूँ। पिताजी, बाहर कोई आया है, आपको बुला रहे हैं। मोहन बाहर आता है। अरे मोहन, एक घड़ा चाहिए था। जी भैया, अभी दे देता हूँ। मोहन एक घड़ा उठाकर उस आदमी को दे देता है और उससे पैसे ले लेता है। ये है रामपुर गांव, जहां मोहन नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी गायत्री और बेटी नंदिनी के साथ रहता था। मोहन एक कुम्हार था और घड़े बनाकर उन्हें गांव में बेचा करता था। इस काम में गायत्री भी अपने पति की मदद किया करती थी। कुछ समय से मोहन बीमार रहता था, जिसकी वजह से अब वो गांव में जाकर घड़े नहीं बेच पाता था। अब गायत्री ही घड़े बनाकर उन्हें बेचा करती। जितने पैसे वो कमाती वो सब मोहन की दवाई में ही खर्च हो जाया करते थे। इस कारण घर की स्थिति भी काफी खराब थी। एक दिन गायत्री गांव के चौराहे पर घड़े बेच रही थी। तभी नंदिनी भागती हुई अपनी माँ के पास आती है। माँ जल्दी चलिए, अचानक से पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे क्या कह रही है बेटा, सुबह तक तो ठीक थे। चल जल्दी चलते हैं। माँ आप जाओ, मैं ये सारे घड़े उठाकर घर आती हूँ, ठीक है?
गायत्री भागती हुई घर पहुंचती है और देखती है कि उसका पति चारपाई पर बेजान पड़ा होता है। उसके माथे पर गीली पट्टी रखी हुई थी। क्या हुआ जी आपको? आप ठीक तो हो ना? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। गायत्री, तुम नंदिनी का ध्यान रखना। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? कुछ नहीं होगा आपको। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। गायत्री डॉक्टर को लेकर आती है, लेकिन उनके आने से पहले ही मोहन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। आप चिंता मत करो, देखो डॉक्टर आ गए हैं। डॉक्टर साहब, देखिए ना इनको क्या हो गया है, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? डॉक्टर मोहन को चेक करता है। माफ करना, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। गायत्री जोर जोर से रोने लगती है और सब लोग मोहन के घर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में नंदिनी भी घड़े लेकर अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को रोता देख उसके हाथों से घड़े छूट जाते हैं। पिताजी, पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। गायत्री और नंदिनी मोहन के जाने से बिल्कुल टूट जाते हैं। मोहन का अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में खाने के लिए अब अनाज नहीं था। गायत्री सेठ से कुछ पैसे उधार लेने जाती है। देख गायत्री, मैं अभी तुम्हें पैसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तेरे पति ने पहले भी मुझसे उधार लिया है। अब मैं तुम्हें पैसे न देकर उसकी आत्मा को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें 1 साल के अंदर मेरे सारे पैसे चुकाने होंगे। सेठ जी, मैं मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगी। गायत्री फिर से घड़े बनाने के काम में लग जाती है। नंदिनी बेटा, मैं जंगल से मिट्टी लेने जा रही हूँ, तू जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा। माँ, आप अकेले मिट्टी कैसे लेकर आओगी? चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तू समय पर स्कूल जा, तेरी 12वीं की पढ़ाई है, ये सब मैं देख लूंगी। ऐसा बोलकर गायत्री मिट्टी लेने जंगल खुद ही अकेले चली जाती है। इधर नंदिनी भी स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। माँ इतनी भारी मिट्टी कैसे उठाएगी? ऐसा करती हूँ, पहले भागकर जाकर माँ को मिट्टी उठवा देती हूँ, फिर वहीं से स्कूल के लिए निकल जाऊंगी। नंदिनी अपनी माँ के पास जाती है और देखती है कि गांव का सेठ और उनका मुंशी उनकी माँ के पास खड़े थे। अरे, तुम गांव की मिट्टी उठाकर उसके घड़े बना रही हो? गांव की मिट्टी खत्म करनी है क्या? सेठ जी, 1 टोकरी मिट्टी ही लेकर जा रही हूँ, और ये तो कितने समय से यहीं से मिट्टी ले जाया करते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेठ जी के सामने जुबान खोलने की? अरे रोज रोज 1 टोकरी मिट्टी उठती गई तो पता भी है साल भर में कितनी मिट्टी उठ जाएगी। तेरा पति कहीं से भी लेता हो, लेकिन अब तू यहाँ से मिट्टी नहीं उठाएगी, समझी तू? चल भाग यहाँ से। मुंशी टोकरी पर पैर मारता है और सारी मिट्टी गिरा देता है। माँ, क्या हुआ आपको? लो, आ गई माँ की बेटी। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम स्कूल क्यों नहीं गई? इसे भी अपने साथ कुछ काम धंधा सिखा दे। स्कूल जाकर कौन सा कलेक्टर बनेगी ये? और हाँ, आज के बाद यहाँ से मिट्टी उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तभी सेठ और मुंशी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, मैंने बोला था ना कि मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम स्कूल क्यों नहीं गई? देख नंदिनी, अगर तू सच में सब कुछ ठीक करना चाहती है ना बेटा, तो मन लगाकर पढ़ना होगा, नहीं तो ये गांव के अमीर लोग हमें जीने नहीं देंगे। माँ, मैं बड़ी होकर गरीबों के लिए कुछ करूंगी। जो लोग अमीर होकर गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं, मैं उनके लिए इंसाफ करूंगी। नंदिनी की माँ नंदिनी को गले से लगा लेती है। नंदिनी की आंखों में अपने पिता की यादें और संघर्ष का संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। माँ, आप अब घर जाओ, मैं स्कूल जाती हूँ। ऐसा बोलकर नंदिनी अपने स्कूल चली जाती है। इधर गायत्री दूसरे गांव में जाकर पहाड़ी से मिट्टी लाती है। दोपहर तक पहाड़ी से मिट्टी लाते लाते गायत्री की कमर झुक गई थी। घर आकर गायत्री मिट्टी से घड़े बनाने की प्रक्रिया को शुरू करती है। नंदिनी स्कूल से आकर अपनी माँ के साथ घड़े बनाने में मदद करती थी। नंदिनी सुबह सुबह अपनी माँ के साथ दूसरे गांव की पहाड़ी से मिट्टी लाती और फिर स्कूल जाती थी, और स्कूल से आकर वो फिर से अपनी माँ के साथ घड़े और बाकी मिट्टी के बर्तन बनवाती थी।
एक रात बेटा थोड़ा आराम कर ले, रात के 12 बज चुके हैं, सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। बस माँ थोड़ी देर और, आज ये सारे बर्तन बनाकर ही सोऊंगी। आप सो जाओ माँ, मेरी चिंता मत करो। नहीं बेटा, ऐसे तू बीमार हो जाएगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं तो मेहनत कर रही हूँ ना, और मेहनत करने से कोई बीमार नहीं होता। गायत्री अपनी बेटी को गर्व से देखती है। नंदिनी का हौसला देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ देर के बाद नंदिनी सारे बर्तन बना देती है और फिर सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। नंदिनी 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। अभी कॉलेज जाने में उसे कुछ समय था, इसलिए वो अपनी माँ की मदद करती थी। एक दिन गायत्री और नंदिनी एक चौराहे पर घड़े बेच रही थी। तभी इतने में गांव का साहूकार सुखीराम सेठ के वहां से गुजर रहा था। गायत्री को देखकर वो वहां आता है और उसके साथ कुछ गुंडे भी। अरे कर्ज की किश्त का क्या हुआ, अभी तक पैसे नहीं दिए? सेठ जी बस 1 महीने का और समय दे दीजिए, घड़े बेचकर जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे बस बस बस, बहुत हो गया तेरा नाटक, तुझे तो मैं बताता हूँ। सेठ अपने गुंडों को इशारा करता है। गुंडे उनके घड़े उठाने लगते हैं और उनको जमीन पर फेंकने लगते हैं। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़ो हमारे घड़ों को। सेठ का आदमी गायत्री को धक्का देता है और गायत्री जमीन पर गिर जाती है। नंदिनी ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठती है। माँ आप ठीक तो हो ना? नंदिनी अपनी माँ को उठाती है। ये सब क्या हो रहा है? मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। तू मुझे धमकी देगी? चल भाग यहाँ से। नंदिनी की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। तभी गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा था। वो ये सब देखकर वहां पहुंचता है। अरे सुखीराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मुखिया जी, मैं इनसे अपना कर्ज लेने आया हूँ। तो ये कौन सा तरीका है तुम्हारा कर्ज लेने का? इस प्रकार लोगों को मारकर कर्ज लिया जाता है क्या? अरे मुखिया जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए, 2 साल हो गए हैं, इसने आज तक मेरा कर्ज देने का नाम नहीं लिया। मुखिया जी, मुझे तो बस अपना उधार चाहिए। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ। मैंने सेठ जी का कर्ज देने से कभी मना नहीं किया। बस मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं जल्द ही सारा कर्ज चुका दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का और समय दिलवा देता हूँ। 1 साल के अंदर तुम सुखीराम का सारा कर्ज चुका देना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। सुखीराम मुखिया के इस प्रकार विरोध करने से डर जाता है, इसलिए वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। गायत्री और नंदिनी टूटे हुए घड़े लेकर अपने घर पहुंचते हैं। नंदिनी घर के अंदर बैठकर अपने पिता की तस्वीर देख रही थी। मुझे माफ कर दे नंदिनी, अगर आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो ये सब दिन न देखने पड़ते। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितना कुछ सोचा था। वो तुम्हें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे मेरी बच्ची। माँ, मैं अब खूब पढ़ूंगी और इतनी बड़ी अफसर बनूंगी कि किसी गरीब को कभी किसी सेठ से भीख न मांगनी पड़े। गायत्री अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाती है। नंदिनी उसी रात से मेहनत से पढ़ाई करने का संकल्प लेती है। अब वो दिन में अपनी माँ के घड़े बनवाने में मदद करती और बाकी के समय पढ़ाई करती। रात में भी पूरी पूरी रात वो पढ़ाई करती थी। उसकी आंखों में एक सपना था जिसे अब वो हर हालत में पूरा करना चाहती थी। अब नंदिनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी करने लगी थी और साथ में वो अपनी माँ की मदद भी किया करती थी। एक दिन गायत्री मिट्टी से घड़े बना रही थी, तभी वो जमीन पर गिर जाती है। नंदिनी दौड़कर अपनी माँ के पास आती है। गायत्री का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। माँ जी, क्या हुआ आपको? गायत्री की आंखें बंद हो रही थी। नंदिनी उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाती है। माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नंदिनी भागकर डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बुलाकर लाती है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। इन्हें ठंड लगने की वजह से बुखार हो गया है। मैं ये दवाई दे रहा हूँ, कुछ समय पर देते रहना, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अब से आप कुछ नहीं करोगी माँ, मैं सब कुछ देख लूंगी। लेकिन बेटा, तुम्हें तो पढ़ाई करनी है, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान भी तो होगा।
मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब नंदिनी सुबह पहाड़ी से जाकर मिट्टी लाती और फिर दिन में घड़े बनाकर उन्हें बेचने जाती। उसके बाद वो रात को मन लगाकर पढ़ाई करती थी। कुछ ही दिनों में नंदिनी का एग्जाम था। भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी माँ को खुशहाल जीवन दे सकूं। वो खुद से वादा करती है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपना एग्जाम देती है। उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था। एक दिन गायत्री और नंदिनी घर में बैठकर घड़े बना रहे थे। तभी सेठ अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर गायत्री के घर आता है और साथ में अब नंदिनी सुबह पहाड़ी से जाकर मिट्टी लाती और फिर दिन में घड़े बनाकर उन्हें बेचने जाती। उसके बाद वो रात को मन लगाकर पढ़ाई करती थी। कुछ ही दिनों में नंदिनी का एग्जाम था। भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी माँ को खुशहाल जीवन दे सकूं। वो खुद से वादा करती है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपना एग्जाम देती है। उसका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था। एक दिन गायत्री और नंदिनी घर में बैठकर घड़े बना रहे थे। तभी सेठ अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर गायत्री के घर आता है और साथ में 2 गुंडे भी थे। अब तेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है। अगर निश्चित समय तक पैसे नहीं चुकाए तो ये तेरा घर मेरा हो जाएगा, समझी? सेठ जी, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे बुढ़िया, और कितना समय चाहिए तुझे? ये घर चुपचाप खाली कर देना, नहीं तो मैं खुद तेरा सामान उठाकर फेंक दूंगा, समझी? ये सब देखकर नंदिनी बहुत गुस्से में आ जाती है। सेठ, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। हम मेहनत करते हैं, तुम्हारे पैसे चुका देंगे, समझे? तू पैसे चुकाएगी क्या? अरे पहले अपनी हालत देख। 2 महीने के अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए, समझी? ऐसा बोलकर सेठ और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। तभी एक डाकिया उनके पास आता है और उनको एक लिफाफा देता है। वो कांपते हाथों से वो लिफाफा खोलती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। नंदिनी का उस नौकरी में सिलेक्शन हो गया था। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई थी। माँ, मैंने कर दिखाया। पिताजी का सपना पूरा हो गया माँ। वो खुशी से फूट फूट कर रोने लगते हैं। 2 महीने के बाद नंदिनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर गांव लौटती है। अब वो एक सरकारी अधिकारी बन चुकी थी। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तूने अपना वादा पूरा कर दिया मेरी बच्ची। गांव वाले नंदिनी की सफलता से बहुत खुश थे। सुखीराम सेठ, जो कभी नंदिनी का अपमान करता था, अब उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। नंदिनी मैडम, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा। गरीबों का अपमान कभी मत करना, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। नंदिनी अब गांव के लिए काम करने लगी थी। उनके गांव में एक उसने अस्पताल बनवाया जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज होता था। उसके बाद नंदिनी ने गांव में एक स्कूल खुलवाया और पानी की व्यवस्था शुरू करवाई।